नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, संसद में आज संभल का मामला जोर शोर से गूंजा। लोकसभा राज्यसभा में संभल हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार को, या यूं कहें योगी सरकार को, जोरदार तरीके से घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोबारा सर्वे पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव की वजह से संभल में प्रायोजित हिंसा को अंजाम दिया गया। अखिलेश यादव के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार का बचाव किया। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं करते। आखिर कैसे सियासत हो रही है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। संभल पर संसद में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर सियासत का बाजार पूरी तरीके से गर्म। संसद में संभल मामले पर विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने दूरी बना ली कांग्रेस, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल संभल जाने वाले हैं, यानी अब से कुछ घंटों के बाद वो संभल जाएंगे। जिनके बच्चे मरे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनका दर्द समझेंगे और फिर उस मसले को संसद में उठाएंगे, जो राहुल गांधी का एक चित परिचित अंदाज है। उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। संभल राहुल गांधी जा पाएंगे या बीच में रोक दिया जाएगा, क्योंकि संभल में अभी मामला शांत है, लेकिन लोगों में नाराजगी और गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। क्या सियासतदानों के संभल पहुंचने पर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की मुहिम बहुत तेज हो गई और महायुति के तीनों दल शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इससे पहले पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने साफ कह दिया कि महाराष्ट्र का सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा। और इतना ही नहीं, देश के होम मिनिस्टर्स ने, अमित शाह ने अजीत पवार से मुलाकात की और जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल के अलावा नेताओं की लिस्ट सौंप दी गई है। जैसे मैंने कल आपको बताया, आपको यह बता दिया और यह बताना भी चाहता हूं कि सीएम शिंदे अपने घर से वापस मुंबई पहुंच गए हैं और जो उनका अंदाज बदला बदला था, जो उन्होंने भी बताया कि मैं थक गया हूं, बहुत मेहनत की है, छुट्टी नहीं ली, नॉन स्टॉप काम किया, उन सब बातों पर विराम लग गया है। यानी एक चीफ मिनिस्टर, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में होंगे। फॉर्मूला सेट हो गया है। किसके कितने मंत्री बनेंगे यह भी फॉर्मूला सेट हो गया, क्योंकि यह सबसे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए ही मैंने आपको बताया था कि कुछ घंटों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर, उप मुख्यमंत्री के नाम पर, मंत्रियों के नाम पर मोहर लग चुकी है। आखिर कैसे, कौन कौन मंत्री होंगे, किस तरह से पोर्टफोलियो बटेगा, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को
देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संभल हिंसा के बाद धीरे धीरे संभल में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। संभल भासियों पर जो गम का पहाड़ टूटा था वो नॉर्मल हो रहा है। धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने कारोबार की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा अभी भी बरकरार है। क्योंकि जो संभल में हुआ, जिन्होंने अपनों को खोया, उनका दर्द कम नहीं हो रहा है और ये सियासतदान भी उस दर्द को कम होने नहीं दे रहे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई संभल पर सियासत कर रहा है। और इसका नजारा देश की संसद में आज देखने को मिला। आज संसद का छठा दिन था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 6 दिन के बाद जैसे ही संसद शुरू हुई, उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया। संसद की तस्वीरें भी दिखाते रहे और इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि जब यह प्रदर्शन हो रहा था, इंडिया ब्लॉक के अहम घटक दल समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को किनारा कर लिया। अब क्या यह रणनीति का हिस्सा है? यह इसके पीछे सियासत की कोई एक बड़ी मंशा है? यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार योगी सरकार को, प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है। और राहुल गांधी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पर आवाज उठानी है, इसीलिए राहुल गांधी संभल जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक अलग ही अंदाज में आपको नजर आ रहे हो। संभल हिंसा को लेकर कौन सी राजनीति, क्या सियासत चल रही है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए लगातार मैं आपको बता भी रहा हूं। क्योंकि तमाम जो सियासी दल हैं, उनके नेता हैं, अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगातार जुटे हैं। और इस सियासत में कई तरीके से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से अपनी लकीर खींच ली है। क्योंकि डे 1 से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर, संभल प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार हमलावर हैं और यह अंदाज उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अखिलेश यादव किस तरीके से संभल हिंसा पर आक्रामक अंदाज में लगातार हमला बोल रहे हैं। जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव इतने पर नहीं रुके। अखिलेश यादव ने संभल कोर्ट के 19 नवंबर के सर्वे वाले फैसले का हवाला देकर उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लोकसभा में यह आरोप लगाया कि दूसरे सर्वे की जरूरत क्या थी। अखिलेश यादव लगातार संभल हिंसा पर
एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे हैं। संभल पुलिस प्रशासन को घेर रहे हैं, पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जो सर्वे करने को लेकर गए थे उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार को तो वो लगातार घेर रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव लगातार आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि संभल मामले को लेकर जितना उठाया जाएगा इस मुद्दे को, उतना उनकी पार्टी को फायदा होगा। इसी तरीके से सांसद और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने भी कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, वो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराना चाहते हैं। मैं रामगोपाल यादव को भी सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए रामगोपाल यादव भी क्या कुछ कह रहे हैं। संभल के मामले में नहीं, मेरा पहले मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपको बोलने दूं तो और लोग भी बोलना चाहेंगे। मेरा निर्णय आ चुका है। मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूं, मैं यहां तक अनुरोध कर चुका हूं कि एक ही सदस्य ने 267 में कई नोटिस दिए हैं। मुझे नहीं पता कौन सा स्वीकार करूं। असंभव है कि एक साथ उसको 4 बोलने दूं, नंबर 1। नंबर 2, काफी सदस्यों की संख्या है जिन्होंने 0 आवर में भी दे रखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इन 0 आवर आई विल अकोमोडेट दिस। आई विल अकोमोडेट ऐसा सर वन आई विल अकोमोडेट। एक सेकंड तो मुझे सुन ले। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सदन में संभल मामले पर समाजवादी पार्टी का रुख लगातार आपको दिख रहा है, कांग्रेस का भी रुख आपको दिख रहा है। लेकिन संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क, जो इस केस के आरोपी भी हैं, उन्होंने संभल मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार संभल मामले को लेकर आमने सामने है, एक दूसरे पर सवाल उठा रही है। मैं आपको संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने क्या कुछ कहा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे ब्रजलाल, जो अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए बारी बारी से इन तीनों में। हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मैं तो यही बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कितने मस्जिदों पर होगा,
हमने कहा कि कोई हिंदू कहीं भी अगर साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य कोर्ट में जमा करता है और कोर्ट इजाज़त देती है, तो मुस्लिम पक्ष को हल्ला नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोगों का और ये उन्हीं के दो जो सेक्ट हैं वहाँ पर, मुस्लिम के ही तुर्क और पठान, उनकी आपस की जो सुपरमाइसी की बात उनमें आपस में चल रही थी, उसी का परिणाम है। और अखिलेश यादव जी तो वो हैं आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, जरा पूछ लीजिए उनको 13 में वापस लिए तो नहीं लिए थे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति पर आतंकवादियों के मुकदमे लेंगे उन मुकदमों में जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था आप नहीं ले सकते और फांसी से लेकर आदम कारावास की सजा हो गई। तो अखिलेश यादव की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। ये जो सुनियोजित घटना हुई अखिलेश यादव इनकी पार्टी ने किया है और आज उनको डिफेंड करने के लिए जो तरीके अपना रहे हैं, नैरेटिव गढ़ रहे हैं, ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संभल पर लगातार सियासत हो रही है, जुबानी जंग चल रही है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस बना दिया है। समाजवादी पार्टी संभल जामा मस्जिद के जरिए अपना पीडीए की रणनीति को मजबूत करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी से तुष्टीकरण बताकर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है, क्योंकि सबको सियासत करनी है और इस सियासत से हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि संभल की वजह से लोगों का कितना नुकसान हुआ है। वहां की दुकानें बंद हो गई, संभल में कारोबार ठप हो गए हैं, संभल के लोगों में डर है, संभल के लोगों में दहशत है, संभल के लोगों में गम है। लगातार संभल इस हिंसा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार संभल पर सियासत हो रही है। संसद में संभल पर प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने को अलग रख लिया है, एक रणनीति के तहत भी रखा हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनका रुख कुछ और हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल यानी अब से कुछ घंटों के बाद संभल जाने वाले हैं। क्या राहुल गांधी संभल पहुंच पाएंगे? क्या राहुल गांधी को बीच में रोक लिया जाएगा? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, संभल प्रशासन एक्टिव है, क्या राहुल गांधी की पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर जो मुरादाबाद पुलिस प्रशासन है वो परमिशन भी नहीं दे रहा। ऐसे में राहुल गांधी क्या दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद में रोक लिया जाएगा या गाजियाबाद से निकलकर दूसरे जिलों में रोक लिया जाएगा? ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये दो तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम है, खास है, जिसमें संभल नेता जाना चाहते हैं लेकिन प्रशासन जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। तौकीर रजा भी कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं जा पा रहे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे लोग भी लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संभल जिला प्रशासन, मुरादाबाद मंडल प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। वो किसी भी कीमत पर इन नेताओं को संभल नहीं जाने देना चाहता। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए मुरादाबाद जोन के कमिश्नर को सुनवाना चाहता हूं। अंजलि सिंह क्या कुछ कह रहे, सुन लीजिए। सामान्य है संभल में, वहाँ पर बाजार भी सामान्य तौर पर खुल रहे हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार लिए जा रहे हैं। लोगों का विश्वास बहाली की कोशिश, विश्वास बहाली को पुख्ता किया जा रहा है। लोगों के सहयोग से ही हम ऐसा करने में सफल हुए हैं और आगे जो घटना हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस अलग अलग एंगल्स पे जो भी है वो कार्रवाई कर रही है और दोनों ही तीनों काम बराबर से चल रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि माहौल तो वहाँ एकदम शांत है और सामान्य बहुत तेज़ी से उसको सामान्य भी किया गया है, पर अभी भी तनाव है। अगर कोई बाहर से आता है तो उत्तेजना के वशीभूत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाइयाँ हो सकने की संभावनाएं जताई गई हैं। मैं सबसे पहले तो ये सोचकर थोड़ी सी विस्मित हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या छुपाना चाहती है संभल में। कोई राजनीतिक व्यक्ति वहां जाकर क्या करेगा? शांति की अपील करेगा, शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा लगता है कि कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए किसी को जाने की अनुमति नहीं दे रही है। अगर नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी वहां जाना चाहते हैं, वो मणिपुर भी गए थे, उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे थे, उनको एक ढांढस बंधाया था, एक विश्वास दिलाया था, एक शांति की अपील की थी। इसमें क्या दिक्कत है? यूपी पुलिस का ये पैटर्न है। खबरों के मुताबिक 5 नौजवानों की मौत हुई है पुलिस की गोली से। खबरों के मुताबिक पुलिस वालों का कहना है 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ऐसे अराजकता में क्या नेता प्रतिपक्ष को वहां जाकर शांति की अपील नहीं करनी चाहिए? क्या उनका हक नहीं है? क्या ये संवैधानिक राइट नहीं है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संभल पर सियासत लगातार हो रही है और यह सियासत रुकने वाली नहीं है। लेकिन एक सियासत महाराष्ट्र की भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र की खबर को लाइए। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से लगातार महाराष्ट्र को लेकर कई तरह के सवाल हो रहे थे। लोग के जहन में थे कि महाराष्ट्र में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति की भारी जीत के बाद यानी 11 दिन बीत चुके हैं, तस्वीर अब साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में महाराष्ट्र में सरकार बननी तय है। और अब से कुछ घंटों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी। इस बैठक की अगुवाई गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र पहुंचकर विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता मुंबई पहुंचेंगे, किसी वक्त पहुंच सकते हैं। और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जैसे 23 नवंबर को आए थे, उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार कौन बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, शिवसेना का होगा, एनसीपी का होगा। लेकिन लगातार न्यूज इंडिया और राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। फॉर्मेलिटी बाकी है, जो कल तक यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन सी पार्टी को कितने मंत्री मिलेंगे यह भी तय हो चुका है। लेकिन आने वाले वक्त में यह भी कुछ घंटों के बाद और ज्यादा तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी मोहर आपको कुछ घंटों के बाद लग जाएगी। औपचारिकता बाकी है, क्योंकि महायुति की तीनों पार्टियों के नेता आजाद मैदान में तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह वहां पर होना है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना और अजीत पवार के साथ कौन कौन शपथ लेंगे यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शाम को 5 बजे यानी 5 तारीख को शाम को 5 बजे वो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। यानी थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, मुंबई को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मुंबई में आपको नए नए मंत्री देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त एक अलग तरीके से होते हुए गुजर रही है, तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।